हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। हम हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, लेकिन जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान जो साजिशों का हिस्सा है, मगर उसे भी हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैभव मेहता, माइंड पावर ट्रेनर और बिजनेस कोच। आज आपके साथ राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के बारे में मेरे कुछ विचार शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आजादी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की। और हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारा सबका जन्म एक स्वतंत्र भारत में हुआ। मैं आपको जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से बताना चाहूंगा कि जब हम अंग्रेजों के फेरे में फंसे हुए थे, तब रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। इसके साथ मैं आपको जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था, लड़ जाने को कहता था, मर जाने को कहता था, और लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस समय की आजादी की कसौटी थी। लेकिन इसके साथ साथ घर के हालात गंभीर हो जाने के बावजूद भी कुछ युद्धों के दौरान अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत, जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार तो भरपूर गया, प्यार तो भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे नन्हों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की झुमकियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई। कि आज आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। घर के ऐसे गंभीर हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों के धजिया उड़ाने के लिए भेजा करती थी और पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे तू घबरा न जाना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था। किंतु आज हमारा देश मर जाने को नहीं कहता, बलिदान नहीं मांगता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। लेकिन मेरे विचार में अगर कोई भी इंसान अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंग में रंग देना देशभक्ति है। अगर आप ये भी कहे ना कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना देशभक्ति है, मैं तो आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि जो बच्चा फुटपाथ पर रहता है और नंगे पांव लेकर ट्रैफिक सिग्नलों के ऊपर जो तिरंगा बेच रहा है, क्या उसे भी आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये तो उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के वालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के वालों को जानते हैं। इसके साथ साथ मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है सच्ची देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, लेकिन अगर तू दरिंदा है तो ये स्मशान भी तेरा है। अगर भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब महान होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। देशभक्ति तब तड़प उठती है जब हम मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करने के बजाय हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में पड़े रहते हैं। भारत का हर एक युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की आशाओं को बंधे रखने की, वो युवा 4x4 इंच की स्क्रीन के ऊपर अपनी कोमल उंगलियों के जोर से अपने मन की भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका,
काम मेरा रोज का। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का ने हमारे भारत के भविष्य को तबाह कर रखा है। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, हम आज भी एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर लड़कों से बात करता देख जो भाई भड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई भड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से अपने घर में हंस हंस के सुनाते हैं। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा भारत देश, हम आज भी महिला सुरक्षा के बारे में काफी पीछे है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम आज भी एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पर पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते मर जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते मर जाते हैं लोग। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। किसी गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने की इतनी भी इच्छा है ना तो फिर जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवित दान दीजिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, यही सच्चा देश प्रेम है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मैं आपको यहाँ पर एक हमारी वैचारिक बीमारी के बारे में बताना चाहूंगा कि हम कहा जाता है कि हमारा भारत देश एक सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है, लेकिन फिर भी जहाँ पर मुस्लिम पैदा होते हैं, हिंदू पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, हिंदू के साथ ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन कमनसीबी की बात यह है कि वहां पर इंसान पैदा नहीं होते। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए ना हिंदू की जरूरत है ना मुस्लिम की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छे इंसान की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है। मैं आपको दूसरी हमारी एक वैचारिक बीमारी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि कहा जाता है कि हमारे भारत देश ने पूरे विश्व को नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय की शिक्षा की बुनियाद दी, लेकिन फिर भी आज भी हमारा भारत देश की एक भी विश्वविद्यालय पूरे विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालय है उसमें हमारा खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा भारत देश की शैक्षणिक जो नीति है सिर्फ 2 लोगों के ऊपर निर्भर करती है। पहले जो धनवान, दूसरे जो विद्वान है। जहाँ पर एक और हमारे पास IIT और IIM जैसे शिक्षण संस्थान है, वहीं पर दूसरी ओर गरीब लोगों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा कर उसके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ाया जाता है। मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारा हर एक युवा अपनी सफलता के लिए मंदिर में जाकर नारियल फोड़कर भगवान को रिश्वत देना बंद कर देगा। राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक हर एक इंसान चरित्र रूप से अच्छा, अपने राजनीतिक रूप से सबसे अच्छा होगा। लेकिन हमारा राष्ट्र निर्माण के लिए ना ही हिंदू की जरूरत है ना ही मुसलमान की जरूरत है, हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसानों की जरूरत है। मैं आपको यहाँ पर दूसरी एक बात और बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे भारत देश को सुपर पावर बनाने के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ेगी, क्योंकि ठोकरें हमेशा कभी भी पहाड़ों से नहीं लगा करती, ठोकरें हमेशा छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है। इसीलिए मैं आपके साथ मेरा जो एक पर्सनल मैंने जो इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में बताना चाहूंगा। क्या आप भी मेरे इस मिशन में जुड़ने के लिए तैयार हैं? हम भारत में पूरी जड़ों तक पहुंचने वाले हैं, हम हर हिंदुस्तानी को नंबर 1 बनाने वाले हैं, क्योंकि जब हम हर हिंदुस्तानी नंबर 1 हो जाएंगे तो अपने आप अपना भारत देश नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा। तो हमारा इस मिशन क्या है उसकी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा। मैं, आप सब जानते हैं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और बिजनेसमैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर हम आज की जो शिक्षा नीति है उसमें कहीं पर भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपनी संस्था के साथ जुड़कर एक ऐसा मिशन स्टार्ट करने जा रहा हूं जहां पर मुझे पूरे भारत में से 1000 लोगों की जरूरत है। कितने? 1000। आप लोग अगर आपके अंदर अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है और आप चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े, तो आप भी हमारे इस मिशन के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपकी 1 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऑथोराइजेशन दिया जाएगा हमारी कंपनी की ओर से। उसके बाद आप जैसे ही हमारा सेमिनार चलता है पूरे हिंदुस्तान में, उसी तरह आप भी जहां जहां पर जाएंगे वहां पर आप सेमिनार कर पाएंगे। और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपने हमसे ट्रेनिंग ले ली और हमारा काम खत्म हो जाएगा, आपने हमको पैसा दे दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पर जब आप हमसे ट्रेनिंग लेते हैं उसके बाद हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, आपको स्टाफ का सपोर्ट देते हैं, मार्केटिंग का सपोर्ट देते हैं, सेल्स का सपोर्ट देते हैं, आपको सेमिनार कैसे करना है, कहाँ करना है, और उसके लिए आपको पैसे कौन देगा?
सामने वाला नहीं। ये सेमिनार करने के लिए आपको पैसा हमारी कंपनी देने वाले है, यानी कि हमारी कंपनी के साथ मिलकर आप अगर सिर्फ 1 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1 साल के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, कि जिससे आप अपने परिवार, अपने समाज को आगे ले जा सकेंगे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जानने के लिए हमारे काउंसलर से अभी बात करिए, अभी फोन करिए। और दूसरी एक बात बताऊं, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं, आप टीचर है, आप काउंसलर है, या फिर आप मेंटर है, गाइड है, कुछ भी है, तो फिर आप हमारे इस मिशन के साथ जुड़कर हमारी ट्रेनिंग पाकर पूरे विश्व के अंदर, यानी कि हम तो सबसे पहले हमारे भारत देश के अंदर इस ट्रेनिंग को फैलाना चाहते हैं, कि जिससे हर एक हिंदुस्तानी ये समझ सके, हर एक हिंदुस्तानी के अंदर वो प्रैक्टिकल नॉलेज आ सके और अपना बिजनेस अपने दम के ऊपर कर सके। तो इसीलिए हमारे इस मिशन में जुड़ने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नहीं जुड़ना चाहते, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, हो सकता है कोई बात नहीं, आपके फ्रेंड्स में से, आपके फैमिली में से कोई भी इंसान ऐसा होगा जो अपनी जिंदगी में अपना करियर बनाना चाहता है, जो चाहता है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आकर काम करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको भेज दीजिए, ताकि वो लोग अपने हमारा जो मिशन है उसके साथ जुड़ जाए और हमारे मिशन को आगे ले जाने में हमारी मदद कर सके। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी लोगों का तहे दिल से, यानी कि दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।